हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंट्रोडक्शन टू HTML वीडियो। इस वीडियो में हम आपको स्क्रैच से सिखाएंगे वेब डेवलपमेंट और इस वीडियो की कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, एक है क्रोम और एक है VS कोड। आई होप क्रोम तो आप पास हो गई। अब मैं आपको VS कोड इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। सबसे पहले आप गूगल पे VS कोड लिखिए और आप जैसे ही VS कोड की वेबसाइट पर जाएंगे यहाँ तीन ऑप्शन होंगे, विंडोज़, यूबंटू या फिर मैक के लिए। हम विंडोज़ वाला डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये फाइल अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। मैंने फ़ाइल पहले से डाउनलोड कर रखी है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ। एक बार फाइल डाउनलोड हो जाए उसके बाद में उसको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है। आपको उस पर बस क्लिक करना है और दो चार बार नेक्स्ट दबा के एक लास्ट इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है हमारे पढ़ाई के सोर्सेज कि हम चीज़ों को कहाँ से पढ़ेंगे। वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा डोमेन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और ये पॉसिबल नहीं कि आप सबकी सब चीज़ एकदम से याद कर सको। तो हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए जहाँ से हम अपनी चीज़ों को रेफरेंस ले सकें। तो सबसे पहले आपका कोई भी एरर आता है तो एरर सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है वो है स्टैक ओवरफ्लो। आपको जो भी एरर आ रहा है आप उसको कॉपी पेस्ट करके स्टैक ओवरफ्लो पे डालो। जो एरर आपको आया है वो पहले कभी ना कभी किसी को आया ही होगा, तो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे हमेशा आंसर्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत ईजी तरीके से। और डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो हम दो डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करेंगे, W3 स्कूल्स और MDN। तो अब हम VS कोड में आ जाते हैं। VS कोड के अंदर सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। उस फोल्डर में हमारी सारी HTML फाइल्स होगी और जब हम वेब डेवलपमेंट में और भी ऊपर चल जाएंगे CSS वगैरह दूसरी फाइल्स भी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक यूट्यूब का फोल्डर इसको सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ओपन किया है। लेफ़्ट साइड में ये फोल्डर आपको दिखेगा। अब ये फोल्डर एकदम एम्प्टी है। यहाँ पे हम HTML फाइल बनाएंगे और HTML फाइल बनाने के लिए फ़ाइल क्रिएट करने के दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो आप राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना लो या फिर इसका शॉर्टकट है A, उस पर क्लिक करके। तो इस फाइल का नाम मैं रखूँगा index.html। .html रखना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे सिस्टम को पता चलता है कि ये एक HTML फाइल है। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट के बारे में सीखेंगे कि बॉयलर प्लेट आखिर होता क्या है। ठीक है, जब हम HTML में कोड लिखते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है ना। तो बॉयलर प्लेट कोड एक बेसिक इनिशियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और VS कोड में क्या खास बात है, इसके अंदर एक ऑटो कंप्लीट फीचर है ना। आप कुछ भी थोड़ा सा लिखोगे तो ऑटो कंप्लीट उसको पूरा कर देगा। अब इसको हम देख लेते हैं। मैं लिखूँगा HT लिखते ही HTML आ गया है ना। अब मैं HTML5 वाले टैग को यूज़ करूँगा और यूज़ करते ही हमारे पास ये बॉयलर प्लेट कोड आ गया है ना। इसको देख के डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एकदम ईजिली समझाता हूँ क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है, पहली लाइन में है ना, वो लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब है जब भी कंप्यूटर इसको पढ़ेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है ना। इसके अंदर जब भी हम HTML फाइल लिखते हैं तो सबसे स्टार्टिंग के जो दो टैग होते हैं वो होते हैं HTML, और उन HTML दोनों टैग के बीच में होते हैं हेड टैग और बॉडी टैग। अब जो भी चीज़ हमें वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करानी होती है वो आती है बॉडी टैग के अंदर, और हेड सेक्शन के अंदर आता है हमारा मेटा डेटा। मेटा डेटा का मतलब वो एक डेटा होता है जो दूसरे डेटा को लिंक करता है ना। जैसे कि अगर हम फ्यूचर में इसमें CSS यूज़ करेंगे तो हम CSS फाइल को यहाँ लिंक करेंगे। हम अगर कोई अलग से फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं गूगल फ़ॉन्ट के थ्रू तो उन्हें हम यहाँ लिंक करेंगे। तो जो दूसरी चीज़ें होती है, दूसरे डेटा होता है, उसे हम यहाँ पे आके लिंक करते हैं, है ना। अब इसके अंदर सबसे टॉप पे आपको क्या दिख रहा है, मेटा कैरेक्टर UTF-8। इसका मतलब क्या है, मेटा कैरेक्टर सेट UTF मतलब हम इसको एक कैरेक्टर सेट बता रहे हैं कि UTF एक कैरेक्टर सेट है। आप गूगल पे जाके देखना, तो हम बता रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो UTF-8 में चलेगा। अब जो टाइटल टैग है उसे मैं डायरेक्ट यूज़ करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं टाइटल डाल देता हूँ कोडिंग विजार्ड। अब मैं इसको सेव कर लूँगा और जो इस फाइल का पाथ है उसे मैं कॉपी करके ब्राउज़र में चलाऊँगा। तो आप सबसे टॉप पे देख सकते हो कि जो हमारी वेबसाइट का नाम है वो कोडिंग विजार्ड आ गया है वहाँ ऊपर टाइटल पे। तो उस टाइटल पे हमें जो भी डिस्प्ले करना होता है वो हम यहाँ टाइटल लिखते हैं। अब उस टाइटल के पास हम आइकन भी लगा सकते हैं, वो हम फर्दर वीडियोज़ में दिखेंगे कि आइकन कैसे लगता है। अब मैं आपको टैग के बारे में बताने जा रहा हूँ। HTML में दो टाइप के टैग होते हैं जनरली, एक होता है पेयर टैग और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। पेयर टैग को कंटेनर टैग भी बोलते हैं और इसके अंदर एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग एकदम सिमिलर होता है, बस एंडिंग टैग में एक स्लैश एक्स्ट्रा लग जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब जो अगले टाइप के होते हैं वो है सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमें अलग से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, और सेल्फ क्लोजिंग टैग का बेस्ट एग्जांपल है इमेज टैग। अब इससे आगे हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के बारे में।
अब ये इमेज टैग आप जो देख रहे हो इसके अंदर दो और चीज़ें हैं। SRC इसका मतलब है सोर्स और ALT इसका मतलब है अल्टरनेटिव। अब जब भी आप एक इमेज अटैच करते हो तो हमें उस इमेज का सोर्स देना पड़ेगा। सोर्स मतलब वो इमेज कहाँ लोकेटेड है, उसकी लोकेशन। और अल्टरनेटिव, अगर वो इमेज लोड नहीं हो पाती है उस लोकेशन से तो हमें एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले करना पड़ेगा उसकी जगह, कि वो इमेज किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है या फिर वो किस बारे में है। अगर किसी फ्रूट की इमेज है तो हम अल्टरनेटिव में फ्रूट लिख सकते हैं और इससे हमारे यूज़र को पता चल जाएगा कि जो इमेज है वो किसी फ्रूट की है। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने अपने टैग को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, और इसी मॉडिफिकेशन के लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम बहुत सारे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टैग के अंदर, जैसे कि हम अभी कोडपेन की वेबसाइट पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे HTML में सबसे पहले एक h1 टैग डालेंगे। h1 टैग के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। अब मुझे एट्रीब्यूट के थ्रू इसका कलर चेंज करना है, तो मैं जो एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा वो होगा स्टाइल एट्रीब्यूट। इसको हम इनर लाइन CSS भी बोलते हैं। अब मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा और इसके अंदर मैंने स्पेसिफाई किया कलर कोलन रेड, और ये करते ही मेरा कलर रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही हम और भी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं टैग में। अब हम जो हमारा पहला टैग सीखने जा रहे हैं वो होगा हेडिंग टैग। इसको H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। हेडिंग के 6 टैग्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक। वो अलग अलग साइज़ की हेडिंग्स होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे H1। H1 लिखने पे आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पार्ट आ चुके हैं। जो सबसे फर्स्ट पार्ट है वो होगा ओपनिंग टैग, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो है क्लोजिंग टैग। और इन दोनों टैग के बीच में हम हमारे एलिमेंट्स लिखेंगे, जैसे कि अभी मैं इसमें अपना नाम लिखता हूँ। अब मैंने जो लिख दिया है ये हमें शो कैसे होगा वेबसाइट पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंडेक्स HTML है इसका हम पाथ कॉपी करेंगे और ये पाथ हम क्रोम में जाके पेस्ट कर देंगे। हमने जैसे ही पाथ पेस्ट किया है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे सेव नहीं किया है ना। आप सबसे टॉप पे देख सकते हो जहाँ index.html लिखा है वहाँ पे एक वाइट सर्कल है। इस वाइट सर्कल से हमें पता चलता है कि हमने सेव नहीं किया है। जब भी हम इसे सेव करेंगे तो वाइट सर्कल हट जाएगा। तो सेव करने के लिए हमें शॉर्टकट है Ctrl+S। अब Ctrl+S दबाने के बाद में वो वाइट सर्कल ऊपर से हट चुका है, इसका मतलब वो सेव हो गया है। अब इस वेबसाइट को हम फिर से लोड करेंगे तो लविश सादिर आ गया है यहाँ पे स्क्रीन पे। अब हम चलते हैं अपने अगले टैग पे। अगला हमारा टैग है वो है पैराग्राफ टैग। जब भी हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता है तो हम इस पैराग्राफ टैग को लिखते हैं। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर भी हम अपना कुछ डिटेल लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। अब इसको भी हम सेव कर देते हैं और क्रोम में जाके रिफ़्रेश करते हैं एक बार। तो ये भी आ गया है। अब इसके बाद में आपके लिए एक चैलेंज है, आपको W3 स्कूल्स, MDN या फिर किसी और वेबसाइट से रेफ़र करके इस पैराग्राफ टैग को इटैलिक में कन्वर्ट करना है। जो इसका फॉन्ट है उसे इटैलिक में कन्वर्ट करना है। तो एक बार यहाँ पे पॉज कर दीजिए और ट्राई कीजिए इस चैलेंज को, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊँगा। चलो अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो जैसा हमने कहा था हम W3 स्कूल्स को रेफ़र करेंगे, तो हम W3 स्कूल्स हम गूगल पे लिखते हैं इटैलिक टेक्स्ट HTML। अब जो पहला लिंक हमारे पास आया है, दूसरा वो वाला है W3 स्कूल्स का। हम इसे खोलेंगे और इसके अंदर देख सकते हैं आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के टैग्स हैं। हमें कौन सा चाहिए? हमें इटैलिक चाहिए, तो हम आई टैग को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम अपने एडिटर में चलते हैं फिर से और यहाँ पे हम अपने पैराग्राफ टैग के अंदर आई टैग लगाएंगे। ठीक है ना। और जो भी हमारा एलिमेंट है या फिर हमारे रिटर्न टेक्स्ट है वो हम आई टैग के अंदर डाल देंगे। अब एक बार वेबसाइट रिफ्रेश करते हैं तो ये इटैलिक में हो गया है। एक बार हम W3 स्कूल्स पे फिर से चलते हैं और देखते हैं कि इटैलिक के अलावा भी हम क्या क्या टैग यूज़ कर सकते थे। तो हम आ गए हैं W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे, है ना। यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर में और क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। हमें मिल रहे हैं बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, आई, एम्फेसिस, मार्क, स्मॉल और बहुत सारे ऑप्शंस। इससे आप
टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मार्क्स कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, और भी बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो, है ना। अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है ना। जैसे बोल्ड टेक के एग्जाम्पल में ट्राई इट योरसेल्फ है, हम जैसे इस ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि सबसे पहला जो पैराग्राफ टैग है उसके हमने नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, है ना, लेकिन जैसे ही हमने इसमें बी टैग लगा दिया तो आप देख सकते हो वहाँ पे बोल्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी एप्लीकेशन पता कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टैग हम सीखेंगे वो होगा लिस्ट टैग। लिस्ट टैग दो टाइप के होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। इसके लिए भी अब हम W3 स्कूल्स पे चलते हैं और वहाँ जाके हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो हम सर्च करेंगे लिस्ट टैग इन HTML। तो जैसा कि W3 स्कूल्स ने बताया है, दो टाइप के लिस्ट होते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास एक ऑर्डर होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा गिवन है ना। अब इन्हें लिखते कैसे हैं? तो हम एग्जाम्पल में जाके यहाँ पे इन्होंने एक UL टैग लगाया है, UL टैग के अंदर इनने li टैग एम्बेड किया है, ठीक है ना, और li टैग के अंदर इनने अपने एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इसे सेम चीज़ को हम अपने एडिटर में एक बार ट्राई करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम अब एक नया सेक्शन बनाएंगे, वो होगा हॉबीज़ का सेक्शन, कि हमारी हॉबीज़ क्या है, ठीक है ना। इसके लिए मैं एक H2 टैग का यूज़ करूँगा, ये H1 हेडिंग से थोड़ी छोटी टाइप की हेडिंग होगी। इसमें मैं हॉबीज़ लिख देता हूँ और इसके नीचे मैं बनाऊँगा अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर मैं लिस्ट आइटम्स लिखूँगा। तो सबसे पहले लिस्ट आइटम में लिख देता हूँ बास्केटबॉल, फिर सेकंड मैं लिखता हूँ ट्रैवलिंग, और जो थर्ड आइटम है वो मैं लिखता हूँ चेस। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो एक लिस्ट फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो हमारा ऊपर वाला सेक्शन है और जो नीचे वाला सेक्शन है, हमें बताना है कि अलग अलग सेक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक HR टैग डाल देंगे। HR मतलब हॉरिजॉन्टल रो टैग। इससे हमारे दोनों सेक्शन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल रो बन जाएगी, है ना। तो हम पैराग्राफ टैग के जस्ट नीचे एक HR टैग लगा देते हैं, इसे सेव करते हैं और फिर से रिलोड करके देखते हैं। ये एक लाइन आ गई है, ये होता है HR टैग, और ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। HR टैग के अलावा हम यहाँ पे BR टैग भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको सर्च करके आना है कि BR टैग क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और उसको इम्प्लीमेंट करना है, ओके, ठीक है। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग पढ़ने वाले हैं, जो है इमेज टैग, ठीक है ना। तो इमेज टैग के लिए हम लविश तातेड़ के ऊपर एक IMG टैग लाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर दो पार्ट हैं एट्रीब्यूट्स में, एक है सोर्स और दूसरा है अल्टरनेटिव, है ना। सोर्स में क्या होगा कि हम उस पिक्चर की लोकेशन डालेंगे कि वो पिक्चर कहाँ एग्जिस्ट करती है। अब मैं गूगल पे जाके अपनी एक फ़ोटो सर्च करता हूँ। मैं गया इमेज सेक्शन में और यहाँ मैंने अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर ली। इस फ़ोटो को मैं एक दूसरे टैब में खोलता हूँ। अब जो टॉप पे लिंक है, मैं इस लिंक को कॉपी पेस्ट करूँगा और अपने इमेज सोर्स के अंदर पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद में इसको सेव करते हैं, और एट दिस पॉइंट अल्टरनेटिव में हम कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बस हैश लिख के छोड़ देते हैं। इसको सेव करते हैं एंड लेट्स चेक दिस आउट ऑन आवर वेबसाइट। ओके, तो इससे हमारी फ़ोटो आ गई है ना। अब इन द केस कि अगर हमारी फ़ोटो कहीं नेट पे अपलोड नहीं है, तो आप फोटो बकेट का यूज़ कर सकते हो। इट्स अ वेरी यूज़फुल वेबसाइट जहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो और वहाँ पे उस फोटो का लिंक बना सकते हो। अब अगर वो फ़ोटो आपके लोकल सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में हो, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिंक हटा दो, ठीक है। अब हम, जैसे मेरा एक फ़ोटो है वो मेरे डाउनलोड फोल्डर में है ना, तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर्स में जाऊंगा और उस फ़ोटो को सेलेक्ट करूंगा। इस फ़ोटो को हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे और जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे, ताकि हमको थोड़ा ईजी हो, है ना। ये फ़ोटो आ चुका है। अब हम इसका जो पाथ है, राइट क्लिक करके इसका पाथ लेंगे और उस पाथ को हमें सोर्स में डाल देंगे, है ना। अब ये पूरा C ड्राइव से लेके इतना बड़ा पाथ आ गया है, ठीक है।
हमें इतने पाथ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सेम हायरार्की लेवल पे हैं, तो हम सिर्फ dp.jpg तक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये किसी और जगह लोकेटेड होती तो हमें पूरा सी ड्राइव से लेकर लोकेशन यूज़ करनी पड़ती, ठीक है। इसे हम सेव करते हैं और एक बार अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ी साइज़ में आ गई ये फ़ोटो, है ना। तो अब आपके लिए चैलेंज है कि इसको आप छोटा कैसे करोगे। आप स्टैक ओवरफ्लो का यूज़ करो, आप WC स्कूल का यूज़ करो, और कैसे भी करके इसे छोटा करने ट्राई करो, ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, है ना। इसके लिए क्या है, हमें इसकी साइज़ छोटी करनी है, तो हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, वो होगा हाइट, है ना। हम इसकी हाइट डिफाइन कर देंगे, और हाइट हमें 100 पिक्सल डिफाइन करनी है, ठीक है ना। एक बार सेव करते हैं और रिलोड करके देखते हैं। तो अब ये जो इमेज है इसकी हाइट 100 पिक्सल सेट हो गई है ना। ऐसे आप अलग अलग एट्रीब्यूट ला के और भी मॉडिफाई कर सकते हो अपने टैग्स को। अब अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक वो है एंकर टैग। एंकर टैग को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हम लिंक्स खोलते हैं हमेशा वो एंकर टैग होती है। जो भी ब्लू में लिंक आती है जिसके थ्रू आप कहीं और किसी दूसरे पेज पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए भी हम W3 स्कूल्स पे चले जाते हैं और हम सर्च करते हैं एंकर टैग। अब हम जो भी क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग के बीच में लिखेंगे, है ना, वो हमारी वेबसाइट पे दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है visit w3schools.com, तो हमारी वेबसाइट पे भी ऐसे ही दिखेगा जो हम दोनों टैग के बीच में लिखेंगे, है ना। href के अंदर जो भी हम लिखेंगे हम उसी लिंक पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इसी सेम चीज़ को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करके देखते हैं। तो हम अपना एडिटर खोल लेते हैं और इसके अंदर हम एक और सेक्शन बनाएंगे, है ना। ये वाला सेक्शन होगा, ये होगा फॉलोअर्स वाला सेक्शन। तो इसमें मैं एक H2 वाली हेडिंग बना लेता हूँ और इस हेडिंग में मैं लिखूँगा फॉलो अस ऑन, और इसी के नीचे मैं एंकर टैग लगा देता हूँ। अब जैसे हमने ए लिखा वहाँ पे 3-4 ऑप्शंस आ गए अलग अलग। हमें एक लिंक लगानी है ना, तो हम ए लिंक वाले पे जाएंगे। तो यहाँ पहले से href आ गया है और href के अंदर https आ गया है। यहाँ पे हमें अपनी लिंक डालनी है कि हम कहाँ रीडायरेक्ट करना है हमें, है ना। यहाँ पे मैंने डाल दी इंस्टाग्राम के कोडिंग विजार्ड के पेज की लिंक, है ना। और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम, ताकि यूज़र को पता चल जाएगा कि ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है। और ऐसे ही सेम तरीके से मैं एक और लिंक ऊपर डालता हूँ, वो होगी हमारी यूट्यूब लिंक, और इसमें मैं डाल दूंगा हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग विजार्ड के लिंक को, है ना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके कोडिंग विजार्ड को सब्सक्राइब कर दो। href में अभी हम डालेंगे यूट्यूब के लिंक, ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए है। और एलिमेंट में हम यूट्यूब डाल देंगे, इसको सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे हमारे चैनल पे। तो हमारे पास 2 लिंक आ गई है। अब यहाँ पे आप गौर करोगे तो एक पर्पल लिंक है और एक ब्लू लिंक है। पर्पल तब आती है जब हम एक लिंक को विजिट कर चुके होते हैं, और अगर हमने उस लिंक को अब तक कभी विजिट नहीं किया है तो वो ब्लू में आएगी। क्लिक करके देखते हैं अब हम यूट्यूब वाली लिंक पे। जैसे हमने क्लिक किया तो वो लिंक खुल गया, लेकिन अब क्या हमारा जहाँ वेब पेज था उसी सेम पेज पे लिंक खुल गया, है ना। अब हम ये नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि एक अलग टैब में खुले। तो हम इसके लिए एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी अब हम गूगल पे चल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं हमेशा याद नहीं रहते, तो हमें ऑब्वियसली गूगल पे ही जाके सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल एट्रीब्यूट होता है, वो होता है ब्लैंक। मतलब हम टारगेट सेट करते हैं ब्लैंक। जैसे कि यहाँ पे आ गया गूगल पे कि हमें टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है। तो हम अपने एट्रीब्यूट में टारगेट डाल देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक, सेव करते हैं और इसे हम फिर से अप्लाई कर देखते हैं। अब हम जैसे यूट्यूब खोलेंगे तो ये एक अलग टैब में जाए खुला है, ठीक है ना। अब हम एंकर टैग के अंदर थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या सीखेंगे कि हम एंकर टैग के थ्रू किसको मेल या फिर कॉल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक और सेक्शन बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट सेक्शन, है ना। उस सेक्शन के अंदर हम 2 एंकर टैग बनाएंगे, एक होगा कॉल और एक होगा मेल का, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट किसी को मेल या कॉल कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एंकर टैग, और इसके अंदर जो टेल वाला ऑप्शन है, नहीं मैं मेल वाला ऑप्शन उस पर जाऊँगा
और यहाँ पे HF में आ गया मेल टू कोलन, इसके अंदर मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल दूँगा। तो इससे जब कोई भी बंदा मेल करेगा तो मेल मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर आएगा। यहाँ मैंने डाल दिया lavishthathed@gmail.com और फिर दोनों टैग के बीच में लिख दूँगा मेल, जिससे यूज़र को पता चल जाए कि ये मेल करने का ऑप्शन है। इन द सेम वे मैं एक और एंकर टैग बनाऊँगा और उस एंकर टैग में मैं मेल की जगह टेल वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं अपना टेलीफोन नंबर डालूँगा और दोनों टैग्स के बीच में मैं लिख दूँगा कॉल। सेव कर लेते हैं और यहाँ पे कॉल और मेल का ऑप्शन आ गया है। एक बार मैं कॉल पे क्लिक करके देखता हूँ। जैसे ही मैं कॉल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ब्राउज़र रिक्वेस्ट बनाएगा मेक अ कॉल और यहाँ पे दिख जाएगा सैमसंग फ़ोन की मैं अपने फ़ोन से कॉल करूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कॉन्सेप्ट मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी कोडिंग।